नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सावन के महीने में महादेव का मौसम बना हुआ था। चारों तरफ बम भोले की गूंज थी। कावड़ियों का जत्था इहलोक और परलोक सुधारने के जुनून में जल लिए चला जा रहा था। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। दरबार भी भोलेनाथ की महिमा से बच नहीं पाया था। धृतराष्ट्र के सामने ही आज तमाम कावड़ियों ने जलाभिषेक किया था। धृतराष्ट्र को इस बात का अंदाजा था कि अब के बरस सावन में बहुत उत्पात और तबाही भी हुई है, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जल चढ़ाने वालों का तांता टूट नहीं रहा है। खुद डंकापति भी इन दिनों लगातार पूजा पाठ में व्यस्त देखे गए। डंकापति की व्यस्तता का आलम यह है कि खुद उनके शागिर्दों को भी बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि वो कितने व्यस्त हैं। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आज हम सबको रूबरू मिलने के लिए समय दिया। अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आज हम सबको रूबरू मिलने के लिए समय दिया। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हो रहा। डंकापति की व्यस्तता कम होने का नाम ही नहीं ले रही। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछ लिया, आखिर डंकापति इतने व्यस्त क्यों चल रहे हैं? अगर वो इस तरह से व्यस्त रहे तो आर्यावर्त का क्या होगा? संजय ने कहा, महाराज, सारी व्यस्तता आर्यावर्त को महान बनाने के लिए ही तो है। धृतराष्ट्र अवाक होकर बोले, ओह, ऐसी बात है? संजय ने कहा, बिल्कुल महाराज। आपको लग रहा होगा कि शागिर्दों को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डंकापति की व्यस्तता का आलम आप खुद देखिए। धृतराष्ट्र के मुंह से निकला, यह तो वही इवेंट प्रेम हुआ संजय, जिसका जिक्र तुम कुछ हफ्ते पहले कर रहे थे। अब झेपने की बारी संजय की थी। धृतराष्ट्र ने संजय को रंगे हाथ पकड़ लिया था। संजय ने लटपटाती जुबान में कहा, अब आपसे तो क्या ही छुपा है महाराज। डंकापति का इवेंट प्रेम भला किसी से छुपा है? इंद्रप्रस्थ में नया महल बनवाया है डंकापति ने। संजय जारी थे। डंकापति की घनघोर व्यस्तता को आप ऐसे समझे महाराज कि मणिपुर में 3 महीने से आग लगी हुई है, लेकिन डंकापति के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो संसद में जाकर 2 बात कह सकें। स्थिति इतनी नाजुक है कि समूचा विपक्ष संसद भवन में उनकी बाट जोहता रहता है और वो उद्घाटन, ड्रोन, चुनावी सभा में खुद को जोते रहते हैं। 2 घंटे इवेंट में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक उस इवेंट का वीडियो आदि ट्विटर पर शेयर करने में निकल जाता है महाराज। अब आप ही बताइए, इतनी व्यस्तता में किसी को संसद की याद कैसे रहेगी? धृतराष्ट्र का मन संसद में अटक गया। उन्होंने संजय से पूछ लिया, यह संसद का मामला काफी लंबा खिंच गया संजय। अभी कितने दिनों तक संसद के इर्द गिर्द इवेंटबाजी चलती रहेगी? क्या संसद का मानसून सत्र संसद के नए भवन में हो रहा है? संजय ने कहा, लंबी कहानी है महाराज। डंकापति ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उनका इवेंट प्रेम इतना भी कमजोर नहीं कि 2-4 इवेंटों में ही देश को नया संसद भवन मिल जाए। धृतराष्ट्र ने चिढ़कर कहा, साफ साफ क्यों नहीं बताते? तब संजय ने कहा, महाराज, 2 सालों में 3 इवेंट नए वाले संसद भवन के इर्द गिर्द कर चुके हैं डंकापति।
संजय ने बोलना जारी रखा। 3 इवेंटों के बाद भी संसद का मानसून सत्र पुराने वाले भवन से ही हो रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, मतलब जिस चीज का उद्घाटन इतना ढोल नगाड़ा बजाकर हो चुका है, उसमें सत्र का आयोजन क्यों नहीं हो रहा? संजय ने कहा, डंकापति की फिलॉसफी एकदम साफ है महाराज, इवेंट होते रहने चाहिए। संसद सत्र तो पुराने भवन में भी हो ही सकता है। डंकापति ने नए भवन के इर्द गिर्द न्यूनतम एक और इवेंट की संभावना अभी भी बचा कर रखी है। धृतराष्ट्र ने कहा, जिसे तुम संभावना बता रहे हो वह दरअसल इवेंट की अदम्य लालसा है। लगे हाथ धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, वैसे ये विपक्ष संसद में डंकापति के पीछे पड़ा क्यों है? मणिपुर में ऐसा क्या आसमान गिर पड़ा है? संजय ने ज्यादा कुछ बोलने की बजाय एक वृत्त चित्र चला दिया। जो यहाँ का जो लोकल गांव का पॉपुलेशन है और जो उनका ये जो पॉपुलेशन है, अभी शायद ये तो आवाज़ तो शायद आई गई होगी, बॉम्ब चला इधर। जो मेरी कुछ कमांडो से बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे मणिपुरी कमांडोज़ हैं और ये भी फायरिंग की आवाज़ आई है, आई थिंक बॉम्ब गिरा कहीं, और BSF है उनके साथ और CRPF कमान ये इधर हैं। लेकिन और उस तरफ जो है आसाम राइफल्स और जो महा रेजिमेंट है वो उनको रोकने के लिए, और ये इधर से अगर कुछ फायरिंग होती है उसको रोकने के लिए है, बट लेकिन तब भी फायरिंग हो ही रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र चिढ़ते हुए बोले, क्या डंकापति की अतिशय व्यस्तता में से उनकी कुछ इवेंटबाजियों को कट करके संसद के लिए समय नहीं निकाला जा सकता? इस सवाल पर संजय ने बहुत सतर्क होकर जवाब दिया, निकाला तो जा सकता है महाराज, लेकिन संसद में बोलने का कोई फायदा तो हो। बिना फायदे के डंकापति कोई दांव नहीं खेलते। इवेंटों और चुनावी रैलियों में जो मजा और जो रिटर्न मिल सकता है, उससे संसद की बयानबाजी की कोई तुलना ही नहीं है महाराज। यह सब करने के लिए उनके कुछ शागिर्द ही काफी हैं। मसलन सिलेंड्रेला देवी को ही देख लीजिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये देवी बोल क्या रही थी? कुछ समझ नहीं आया। संजय ने समझाया कि सिलेंड्रेला देवी के मुताबिक मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए राजकुमार जिम्मेदार हैं। सिलेंड्रेला देवी की यह बात सुनकर उनकी वरिष्ठ सहयोगिनी भी अचकचा गई और पलटी मार कर देखने लगी। इसी तरह से डंकापति के एक और शागिर्द हैं जिन्होंने डंकापति की एक अनमोल सलाह से पूरे देश को अवगत करवाया। ये कहकर संजय ने दूसरे शागिर्द का बयान भी दौड़ा दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। शागिर्द की इस छटी हुई विद्वता को सुनकर धृतराष्ट्र चकरा गए। संजय भांप गए कि फिलॉसफी के जिस उच्च भाव में जाकर डंकापति ने इंडिया का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वह धृतराष्ट्र और अन्य तुच्छ जीव जंतुओं को समझ में नहीं आएगा। संजय ने समझाने की गरज से कहा, इसको ऐसे समझिए महाराज कि कौवा के नाम में क है और कबूतर के नाम में भी क है, इसलिए कौवा ही कबूतर है और कबूतर ही कौवा है। धृतराष्ट्र की उलझन और बढ़ गई। उन्होंने कहा, यह क्या अंड-बंड बोल रहे हो? तब संजय ने बात को सरल करते हुए कहा, इसको ऐसे समझिए महाराज कि आर्यावर्त में बहुत से मोदी हैं, उनमें से कुछ मोदी भ्रष्ट हैं, कुछ मोदी कम भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ कट्टर ईमानदार भी हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, पता है संजय, तुम्हारे इस बयान पर तुम्हारी नागरिकता छीनी जा सकती है। संजय ने सहमते हुए कहा, हुजूर की शान बनी रहे, गुस्ताखी माफ हो। शागिर्द कुछ कह रहे हैं लेकिन डंकापति कुछ और कह रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? डंकापति की प्रचंड व्यस्तता के मद्देनजर धृतराष्ट्र ने बोला, इन हालात में बेहतर होगा कि डंकापति वही करें जो काम वो सबसे बेहतर तरीके से करते हैं। अब सवाल पूछने की बारी संजय की थी। वह क्या महाराज?
धृतराष्ट्र ने कहा, जैसे डंकापति हर पखवाड़े एक नया हवन कुंड सजाते हैं, उसमें आहुति देते हैं, उसी तरह एक हवन मणिपुर की बेहतरी, खुशहाली के लिए भी करें। प्रकांड पंडितों के मुताबिक मणिपुर कष्ट निवारक विपक्ष संहारक हवन अगर डंकापति इंडिया गेट पर करें तो सफलता की 100% गारंटी रहेगी। संभव हो तो बिल्कुल उसी जगह पर हवन कुंड सजे जहां से डंकापति ने अमर जवान ज्योति हटवाई थी। अमावस्या की काली रात में अमर जवान ज्योति वाले खाली पड़े प्लॉट पर मणिपुर कष्ट निवारक विपक्ष संहारक हवन होने की स्थिति में मणिपुर समस्या का समाधान निश्चित है। धृतराष्ट्र की सलाह पर पूरे दरबार में जय हो का जयकारा लगा। संजय ने ठाकुर सुहाती वाले अंदाज में कहा, वैसे भी आर्यावर्त एक गणतंत्र है, यहाँ समस्याओं को झाड़ फूक और टोने टोटके से ही हल किया जाता है, बाकी कामों के लिए संसद है। धृतराष्ट्र राज्यसभा में मिली इस वाहवाही पर मन ही मन गदगद हुए। इसी गदगदाहट के माहौल में वो सिंहासन से उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। हरिशंकर परसाई की उक्ति है, गरीबों के साथ धोखाधड़ी का आविष्कार करने के मामले में हमारा देश अव्वल है। तिहाड़ शिरोमणि ने प्राइम टाइम पर एक नए धोखे का आविष्कार इस हफ्ते किया। और आज हम ये बात सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या कभी आगे चलकर जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे तो जैसे आज स्मार्टफोन घर घर में जा रहे हैं, जैसे इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, क्या हम कुछ ऐसी योजना बना सकते हैं कि घर घर में एसी भी लग जाए। अब सोचिए, अगर बिजली भी उतनी ही सस्ती हो जाए जितना हमारे देश में इंटरनेट सस्ता है, जितना डेटा सस्ता है, तो फिर सभी लोग एसी लगा पाएंगे। इसके बारे में सरकार को, कंपनियों को सोचना चाहिए। शिरोमणि की इस धोखाधड़ी के दो पहलू हैं। दोनों पहलुओं को मिलाकर जो व्यक्तित्व बनता है उसे पाखंड शिरोमणि कहते हैं, जो कुछ इस तरह दिखता है। यानी दुनिया का बढ़ता हुआ यही तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसे आप समझते हैं कि ये आपका विषय नहीं है, इस पर तो सिर्फ सेमिनार्स और चर्चाएं होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, इंसानों को इससे कोई लेना देना नहीं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। गरीबी का ऐसा साम्यवादी चिंतन इस देश के मीडिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ। टोटल समाजवाद टाइप। ये जो प्राइम टाइम पर दिखा रहे हैं वह तो आपने देख लिया, वास्तव में जो चल रहा है वह भी आप देख लीजिए। क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। हमारी गुजर नहीं हो रही। अब हम उस पाखंडी व्यक्तित्व की सच्चाई भी जान लेते हैं जिसे गरीबों की भलाई के लिए पहले सस्ती बिजली, सस्ता एसी चाहिए। लेकिन अतीत में ऐसा भी वक्त था जब एक पार्टी ने गरीबों को मुफ्त बिजली पानी दिया था, तब पाखंड शिरोमणि को लगता था कि यह सब तो मुफ्तखोरी है। फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर तक पानी भी लोगों को फ्री में मिलता है और महिलाओं के लिए बसों में यात्रा बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली वाले ये जो कुछ मुफ्त में मिल रहा है इसे तो बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब उनकी कोशिश ये है कि बाकी चीजें भी मुफ्त में ही आ जाएं। इसके लिए उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। पाखंड शिरोमणि के इस साम्यवादी चिंतन पर आपको हरिशंकर परसाई की एक लघु कथा संक्षेप में सुना देता हूं। यह पाखंड शिरोमणि के एसी चिंतन से निकल कर आया है। भूखा आदमी सड़क किनारे कराह रहा था। दयालु आदमी उसे रोटी देने लगा। तभी एक दूसरे आदमी ने दयालु आदमी का हाथ खींच लिया। वह आदमी बड़ा रंगीन था। पहले आदमी ने पूछा, भूखे को भोजन देने से क्यों रोका? रंगीन आदमी बोला, तुम इस प्रकार उसका हित नहीं कर सकते। तुम केवल उसके तन की भूख को समझ रहे हो, मैं उसकी आत्मा की भूख को जानता हूं। भूखे के पेट को नहीं, उसके हृदय को बदलना होगा, क्योंकि शरीर में पेट नीचे है और हृदय ऊपर है। रंगीन आदमी बोला, मैं बतलाता हूं कि उसकी भूख कैसे बुझेगी। यह कहकर वह उस भूखे के सामने बांसुरी बजाने लगा। दयालु आदमी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? रंगीन आदमी बोला, मैं उसे संस्कृति का राग सुना रहा हूं। तुम्हारी रोटी से तो एक दिन के लिए ही इसकी भूख भागेगी, संस्कृति के राग से उसकी जन्म जन्म की भूख भाग जाएगी। वह भूखा आदमी जिसे संस्कृति का राग सुनाया जा रहा था वह यही था। तो और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। देश में ये सब चल रहा है।
जो पिंच पीरियड में नदी को जीवन देने का काम फ्लड प्लेन में उपस्थित फ्लड प्लेन वेटलैंड करता है, उसमें कमी आएगी क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और दूसरा, पानी फैलाव होगा तो जान माल की हानि होती है। शॉट्स ऐसे फायर हुए जो बहुत कोई हैवी वेपन से किए हुए होंगे। जहां एक तरफ हमारे देश के दूसरे हिस्सों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है, वहीं मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हैं। रास्ते में कई गांवों के लोग अपना घर छोड़कर हमें सड़कों पर दिखे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हो रही तबाही कोई 10 साल पहले हुई केदारनाथ आपदा की याद दिलाती है। जहां जानकार इसमें जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटना और प्रकृति के कोप को ढूंढ रहे हैं, वहीं एक बहुत ही स्पष्ट सवाल ये भी है कि क्या विकास का मॉडल त्रुटिपूर्ण है। लेकिन प्राइम टाइम पर यह सब दिखाया जा रहा है। सीमा को मिलेगी खुलेआम सजा, पाकिस्तान बॉर्डर पर फांसी का फंदा तैयार। सीमा की पड़ोसियों ने बैठाई महापंचायत, लात मारकर भगाएंगे सीमा को। सीमा वापस जा रही पाकिस्तान, सचिन का रो रो कर बुरा हाल। कैमरे पर रो रो कर सच बता दिया, मैं जासूस हूं, आप भी सुन लो। बड़ा खुलासा, शूटर निकली पाक की सीमा। जासूस सीमा ने सचिन को जहर दे दिया। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन एक भी शो ऐसा नहीं है जिसमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछे गए हों। हाँ, ये हवाबाजी जरूर फैलाई गई। पहली खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद मणिपुर के मौजूदा हालात की निगरानी व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं लगातार, और वो दिन में एक नहीं बल्कि 2 या 3 बार मणिपुर से अपडेट ले रहे हैं। पाखंड शिरोमणि के शो में कुछ शब्द, कुछ वाक्य विन्यास अपना अर्थ पूरी तरह से खो चुके हैं, जैसे सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हैरानी की बात, चौंकाने वाली बात, या फिर सूत्रों के अनुसार। बिल्कुल इन्हीं वाक्यों की तरह ये बात भी अपना अर्थ पूरी तरह से खो चुकी है कि प्रधानमंत्री निगरानी कर रहे हैं। इन्होंने इसे ही मणिपुर की निगरानी समझ लिया है। प्रधानमंत्री कहां निगरानी कर रहे हैं, किसने ये जानकारी दी? क्या सरकार ने निगरानी से जुड़ा कोई बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मणिपुर की निगरानी कर रहे हैं? जवाब है नहीं। यह सब गोलमाल हुड़कचुल्लुओं ने खुद ही रच लिया है। इसे हर संकट के समय झाड़ पोंछकर रिपीट टेलीकास्ट कर दिया जाता है। इसके लिए पाखंड शिरोमणि की एंकरिंग से घटिया स्क्रिप्ट की तनख्वाह आज तक वालों को काटनी चाहिए। प्रधानमंत्री एक बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन सीकर में चुनावी सभा करने के लिए तयशुदा वक्त पर हाजिर होते हैं। खुद मणिपुर जाने से कतराते हैं, लेकिन उनके लिए खबरिया चैनलों पर ये वाले प्रपंच रचे जाते हैं। ना ठीक ना, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है। बहन रूबिका की इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारे पीएम एक अकेला सब पर भारी। देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है। बहन रूबिका के इस 12 प्रवचन के दौरान ही खबरिया चैनलों का एक और खटकरम हमारे सामने आया। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर संसद भवन में हंगामा हो रहा है, लेकिन खबरिया चैनल संसद सत्र का लाइव टेलीकास्ट करने की बजाय प्रधानमंत्री की सीकर वाली चुनावी जनसभा को लाइव दिखाने लगते हैं। अपराध में नहीं सहेगा राजद्रोह, पेपर लीक से कैसे देगा, नहीं सहेगा राजस्थान। इन लोगों ने सरकार का नहीं सहेगा वर्चस्व की। लोक नीति CSDS ने मीडिया से संबंधित अपना सालाना सर्वेक्षण जारी किया है। इसके मुताबिक 75% पत्रकारों को भरोसा नहीं है कि उनकी नौकरी कब तक सुरक्षित है। इसी तरह 82% पत्रकार मानते हैं कि उनका मीडिया संस्थान भाजपा के पक्ष में काम करता है। इसी सर्वे में 75% पत्रकारों ने स्वीकार किया है कि उनके काम की वजह से उन्हें शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो रही हैं। यह मुख्तसर सा आंकड़ा है, पूरी रिपोर्ट आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर पढ़ सकते हैं। ये आंकड़े हमारे सामने मीडिया की एक भयावह तस्वीर रखते हैं। भारत के मीडिया की सेहत बहुत खराब है, यह अंदर से बीमार होता जा रहा है। इसकी तमाम वजहों में एक वजह है इस मीडिया के आय का मॉडल।
विज्ञापन पर निर्भर इस मॉडल की नकेल जब तब सत्ताधारी कस देते हैं और मीडिया संस्थान एक झटके में बड़ी संख्या में पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। यही वह असुरक्षा है जो लोक नीति CSDS के सर्वेक्षण में दिख रही है। इसका एक उपाय है विज्ञापन मुक्त सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया। अगर मीडिया आपके पैसे से संचालित होगा तो यहां काम करने वाले 82% पत्रकार ये नहीं कहेंगे कि उनका मीडिया संस्थान भाजपा या किसी भी अन्य दल के पक्ष में काम करता है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया संस्थान है जो अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से काम करता है। हम कोई विज्ञापन नहीं लेते, तो न्यूज लॉन्ड्री को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। हमारा नया NL सेना प्रोजेक्ट हिमालय में हाहाकार हिमाचल प्रदेश में आई भयानक कुदरती तबाही पर जुड़ा है, जिसे वरिष्ठ पर्यावरण पत्रकार हृदय जोशी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इस नए NL सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। राजनीति में नाम बदल लूंगा, मूंछ मुड़वा दूंगा, थूक कर चाट लूंगा जैसे दावे नहीं करने चाहिए। पोस्ट ट्रूथ एरा में नेताओं को तो कम से कम ऐसे दावे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। लेकिन जब नेतागिरी शहजाद पूनावाला जैसी हो तो यह सब चांद तारे जैसी ख्वाहिशें लगती हैं। बयान सुनिए। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मोदी मणिपुर नहीं जाएंगे। इसके बचाव में पूनावाला का तर्क है कि मनमोहन सिंह भी तो कभी पूर्वोत्तर नहीं गए, जबकि वहां पर तमाम जातीय हिंसा की घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, आंकड़े भी अजब गजब। 8000 से ज्यादा घटनाएं, 2000 से ज्यादा मौतें और मनमोहन सिंह चुपचाप बैठे रहे। पर सच क्या है आप भी जानते रहिए, वरना जिस कनफुकवा संगठन से शहजाद पूनावाला के तार जुड़े हैं उसकी पहचान ही भ्रम फैलाने की है। 28 जुलाई 2012 का PIB का प्रेस रिलीज और फोटो आर्काइव में उपलब्ध है। इसके मुताबिक उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम के कोकराझार जिले में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। उस दिन उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और मदद के लिए 300 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। हमें नहीं पता कि 3 महीने बाद मोदी जी के पास मणिपुर के लिए क्या पैकेज है। इतना ही नहीं, पूनावाला ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी संसद में बयान नहीं दिया। हमने पाया कि पूनावाला का यह बयान भी फर्जी है। ये हमारा सत्यनिष्ठ कर्तव्य है कि हम चाहे जिस भी पार्टी से हों, हम साथ में काम करें ताकि एक ऐसा वातावरण बन सके जहां ये अफवाह फैलना बंद हो सके, ताकि उत्तर पूर्व के राज्यों के लोगों को ये महसूस हो कि देश का कोई भी भाग उनका स्वागत करता है। यह बयान अगले ही मानसून सत्र में राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने दिया था। तारीख थी 17 अगस्त 2012। अब पूनावाला कैसे अपना नाम बदलेंगे, कब बदलेंगे, वो खुद तय कर लें। लेकिन एक आशावादी होने के नाते मैं इस मामले में भी शहजाद पूनावाला के लिए एक उम्मीद की किरण देखता हूं। इसमें उनकी खुशहाली की राह नजर आती है। जिस दल में पूनावाला हैं, वहां शहजाद जैसा नाम सिर्फ और सिर्फ असफलता की गारंटी है। एक सीमा के आगे वहां शहजाद नामधारियों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मेरी सलाह है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए शहजाद भाई कोई अच्छा सा देवनागरी नाम सोचकर अपना नाम बदल लें, सनातन पूनावाला टाइप। लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी मर जाएगा। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? यह रिपोर्ट उत्तराखंड के कपकोट इलाके से है और आप तक इसे पहुंचाया है ABP गंगा नामक YouTube चैनल ने। कपकोट इलाके के लीती गांव में सड़क और अस्पताल की सुविधाओं का इतना अभाव है कि बीमार ग्रामीणों को इलाज के लिए डोली में डालकर पैदल ले जाना पड़ता है। 4-5 ग्रामीण दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर मरीज को लेकर पैदल ही चढ़ाई करते हैं। सरकार कहती है कि भी हमने गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी, गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा दी, और आज आप देख रहे हैं कि सामा जैसे लगता हुआ जिला तहसील मुख्यालय का क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य शिक्षा जैसे महफूज ज्वलंत समस्याओं से महफूज है। अपनी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, रोड की सुविधा के लिए, संचार की सुविधा के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।